हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हम ओजोन लेयर देख रहे थे बेटा कि ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। और ओजोन लेयर की अगर लेयर जो है बेटा उसकी थिन होती है ओजोन लेयर या फिर डिप्लीशन होता है उसका, तो इससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम डिस्कस किया था बेटा कि लास्ट लेक्चर में कि बेटा ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है इस पिक्चर में, ये ब्लू कलर की जो लेयर है ये ओजोन लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को कवर करके रखती है। क्लियर। और साथ ही साथ में ये एक शील्ड की तरह वर्क करती है, शील्ड की तरह एक्ट करती है। तो इस सन से जितने भी आने वाली जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको हमारी अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। और अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी अर्थ तक पहुंचेगी तो हमारे क्रॉप्स जो है बेटा, प्लांट्स जो है उनको ये डैमेज कर सकती है, उनमें डिजीज़ कॉज कर सकती है। हमारे एनिमल्स जो हैं बेटा, जितने भी हमारे सराउंडिंग, उन एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकती है या हमारे अंदर भी डिजीज़ कॉज कर सकती है। इससे स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है बेटा आइज़ में। क्लियर। तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्योंकि ये यूवी रेज को रोकने का काम करती है। और एक गैस है बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बेटा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं बेटा उनके थ्रू रिलीज होती है, जितने एयर कंडीशनर होते हैं उनके थ्रू रिलीज होती है। क्लियर। और ये बेटा ओजोन गैस बनती कैसे है, तो यहाँ पर दे रखा है दे रिएक्ट विद द ओजोन गैस एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्लियर। तो ये ओजोन गैस जो है अगर इसका लेवल कम होता है तो इसकी वजह से ओजोन लेयर थिन हो जाती है और इसे ही हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये बेटा हमने एयर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि एयर पॉल्यूशन किन किन वेज से हो सकता है, क्या क्या हार्मफुल अफेक्ट हो सकते हैं इस एयर पॉल्यूशन के, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा वाटर पॉल्यूशन। जैसे हमने देखा था कि एयर पॉल्यूशन होता है, एयर के अंदर अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस की मिक्सिंग हो जाती है जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, उसे बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन। ऐसे बेटा वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, तो वाटर के अंदर अगर किसी भी केमिकल की मिक्सिंग होती है, किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक मैटर की मिक्सिंग होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो ऐसे सब्सटेंस की मिक्सिंग होने की वजह से जब वाटर पॉल्यूट हो जाता है बेटा, और इसे बोलते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। समझ में आया बेटा यहाँ तक। इसके बाद में किस किस पर्पस के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है, तो बेटा वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर हमारी डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ है हर एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। क्लीनिंग में यूज़ होता है बेटा, वॉशिंग में, है ना, क्लोथ्स की वॉशिंग में, बाथिंग में, और साथ ही साथ में कुकिंग पर्पस के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है और हमारी हर सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है हमारी सेल के अंदर वो है वाटर का, क्योंकि बेटा वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बिना वाटर की प्रेजेंस के नहीं हो सकती हैं। जैसे रेस्पिरेशन की अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा तो वो बिना वाटर के नहीं हो सकती है सेल में। हमारे सेल के अंदर जो आपको पता है लिक्विड पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जितना भी पार्ट है वो सब वाटर से मिलके बना है। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है बेटा साइटोप्लाज्म का वो है वाटर। इसी की वजह से साइटोप्लाज्म का फ्लूइड नेचर होता है। इसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो बिना वाटर की प्रेजेंस के वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में वाटर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना वाटर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। Due to these activities, several substances get mixed up in water, which makes it unsafe for further consumption. अगर ये सब जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं इनके थ्रू कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स की वाटर के अंदर मिक्सिंग हो जाती है। जैसे हम बेटा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइज़र जब हम इरिगेशन पर्पस में जब वाटर की सप्लाई देते हैं तो उन्हीं वाटर के अंदर उन फर्टिलाइज़र की मिक्सिंग हो जाती है जिसके थ्रू भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो कुछ बायोलॉजिकल
सब्सटेंस की मिक्सिंग भी हो सकती है, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स या फिर कुछ फिजिकल सब्सटेंस वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि वाटर को पॉल्यूट बना सकते हैं, वाटर में पॉल्यूशन कर सकते हैं। These substances contaminate water and make it अनफिट फॉर कंजप्शन। और जब इन हार्मफुल सब्सटेंस की हमारे वाटर के साथ में मिक्सिंग हो जाती है तो इसे ही हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि अगर ऐसे वाटर का अगर कंजप्शन किया जाता है ह्यूमन के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अगर प्लांट्स को भी ऐसे वाटर की सप्लाई दी जाती है इरिगेशन में तो प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है। क्योंकि जब ऐसे सब्सटेंस वाटर के अंदर रिलीज़ होते हैं तो धीरे धीरे ये जो वाटर की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है बेटा, और वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो इससे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है, हमें टाइफॉइड जैसी डिजीज़ हो सकती है, कोलेरा डिजीज जैसी डिजीज़ हो सकती हैं, है ना। ऐसे ही अगर इन केमिकल्स वाले वाटर की सप्लाई अगर आपकी क्रॉप को दी जाती है और उन्हीं क्रॉप के प्रोडक्ट्स को आप खाते हो तो क्या होगा, वही सारे केमिकल्स आप तक पहुंचेंगे, है ना। तो इरिगेशन पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं वो भी सेफ़ होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपकी जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर यूज़ किया जाता है वो भी फिट होना चाहिए कंजप्शन के लिए, पॉल्यूट वाटर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एयर पॉल्यूशन में ताजमहल केस स्टडी को डिस्कस किया था कि कैसे मार्बल कैंसर होता है ना। ताजमहल की जो मार्बल थी वो पहले वाइट कलर की थी और धीरे धीरे जैसे ये एसिड रेन की वजह से ये येलोइश हो गई, तो इसे ही बोलते हैं बेटा हम मार्बल कैंसर। तो हमने जैसे एयर पॉल्यूशन में डिस्कस किया था ताजमहल केस स्टडी, ऐसे ही यहाँ पर हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम गंगा रिवर के स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो बेटा गंगा रिवर आप जानते हो बहुत ही स्पिरिचुअल रिवर है, ये हमारे इंडिया की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स में, काफ़ी सारी सिटीज़, टाउन, विलेजेस में गंगा वाटर वहाँ से पास होती है और उसका वाटर यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। वहाँ की जो लाइफ है उसी वाटर से चल रही है। पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स आर डिपेंडेंट अपॉन गंगा वाटर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो अपने रहने के लिए जो पीने का पानी होता है वो उनको गंगा से ही मिलता है। तो आजकल बेटा जो गंगा है, गंगा के अंदर इतने सारे पॉल्यूशन मिक्स हो गया, इतने सारे पॉल्यूटेंट मिक्स हो गए जिसकी वजह से जो गंगा है, गंगा की वाटर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसको भी क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा यहाँ पर एक नाम दे रखा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। इट हैज़ बीन फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 एंडेंजर्ड रिवर ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दी WWF। तो ये किस में आ रही है बेटा, WWF के अकॉर्डिंग जो गंगा है वो एंडेंजर्ड रिवर में आ रही है। ठीक है, अब इससे क्यों आ रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे पॉल्यूट होती जा रही है। लोग अपनी जो डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो उसी गंगा वाटर के थ्रू करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग, और इसी के थ्रू जो हो रहा है बेटा जितने भी केमिकल्स हैं इसी गंगा में रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसके थ्रू भी जो गंगा का पानी है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी है क्योंकि इसे ही ड्रिंकिंग पर्पस के लिए लोग यूज़ भी करते हैं, है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम पॉल्यूशन द रिवर हैज़ बीन कॉल्ड इन डेड एट सेवरल प्लेसेस एट इट हैज़ नो एक्वेटिक लाइफ देयर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे जो गंगा है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है और उसका जो वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं रह गया है। तो इसलिए उसको क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसके बाद में कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑफ गंगा, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से गंगा के अंदर पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज़ दे रखे हैं बेटा पॉइंट्स की फॉर्म में। आपको भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की में क्वेश्चन आता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में, तो आप इस तरीके से पॉइंट्स वाइज इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है वेरियस टाउन्स, विलेजेस एंड सिटीज़ थ्रू विच द गंगा रिवर पासेज रिलीज अनट्रीटेड सीवेज। तो बहुत सारे विलेज, टाउन, सिटीज़ से जहाँ पर गंगा पास होती है बेटा वहाँ पर जितना भी अनट्रीटेड वेस्ट होता है वो सीधे इस गंगा में रिलीज़ कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उसको भी गंगा के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है। गार्बेज जितना भी होता है, जितना भी कचरा होता है बेटा उसको भी गंगा के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको भी डायरेक्टली इस गंगा के अंदर, गंगा रिवर में रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दी गंगा रिवर फ्लोइंग थ्रू कानपुर रीजन इन
उत्तर प्रदेश। तो बेटा कानपुर रीजन से फ्लो होती है ये, और ये सब और जो मोस्ट पॉल्यूटेड पार्ट है वो भी यहीं पे है कानपुर के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा, और क्यों है बेटा, तो क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गंगा रिवर के पॉल्यूट होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। पीपल यूज रिवर वाटर फॉर बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, दे इवन डिफीज इन दी रिवर। तो बेटा जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी रिवर के अंदर रिलीज करते हैं, बाथिंग के पर्पस के लिए भी गंगा वाटर का यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए भी, क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए भी। तो इन सब पर्पस में जब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है या फिर जितना भी अनट्रीटेड वेस्ट होता है बेटा, वो डायरेक्टली इस गंगा रिवर में डिस्पोज किया जाता है, और जिसके थ्रू धीरे धीरे जो गंगा वाटर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। इसके बाद में काफ़ी सारी जो स्टेचूज़ होते हैं बेटा, काफ़ी सारे जो फ्लावर्स होते हैं, गार्बेज जितना भी होता है उसको भी उसी रिवर के अंदर डिस्पोज किया जाता है। तो इन सब रीजंस के चलते जो गंगा रिवर है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होती जा रही है, उसका जो वाटर है बेटा वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट नहीं रह गया है, तो इसीलिए उसको क्लीन करने की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। द फ्लो ऑफ रिवर गंगा नियर कानपुर रीजन इज स्लो। यहाँ पे जो कानपुर रीजन के पास में बेटा गंगा रिवर का फ्लो जो है काफ़ी स्लो है, तो इसीलिए वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये पॉइंट्स है कुछ, आपको अगर इस टाइप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑफ गंगा, क्या क्या कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन होने के गंगा रिवर में, तो आप इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग भी जो पॉइंट्स बनते हैं आप उन्हें भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि कानपुर में जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से जितना भी अनट्रीटेड वेस्ट होता है उसको भी रिलीज़ कर दिया जाता है इस गंगा रिवर में। जैसे बेटा यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, लेदर को बनाने वाली फैक्ट्रीज़, लेदर के आइटम्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़, डिटर्जेंट को बनाने वाली फैक्ट्रीज़, पेंट को बनाने वाली फैक्ट्रीज़, और साथ ही साथ में काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो फर्टिलाइज़र्स का फॉर्मेशन करती है, प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज़र्स को। तो ऐसी काफ़ी सारी अराउंड 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं कानपुर के अंदर, और आप समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इनमें, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है बेटा तो काफ़ी सारे साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स जब डायरेक्टली रिवर के अंदर डिस्पोज करेंगे तो कहीं ना कहीं गंगा रिवर के पॉल्यूट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऑल ऑफ दीज रिलीज टॉक्सिक वेस्ट इन द रिवर विच लीड्स टू इट्स पॉल्यूशन। और ये सारे टॉक्सिक वेस्ट जैसे ही रिवर में रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि बेटा जब फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं तो भी काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, पेंट बनाए जाते हैं तो पेंट के काफ़ी सारा वेस्ट होता है जिसको भी डायरेक्टली रिवर के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है। ऐसे ही डिटर्जेंट भी केमिकल से बना होता है बेटा, है ना। ऐसे ही लेदर्स को फाइन बनाने के लिए भी काफ़ी सारे केमिकल्स, काफ़ी सारे एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, और ये सारे टॉक्सिक वेस्ट अगर डायरेक्टली बिना ट्रीट किए हुए अनट्रीटेड कंडीशन में अगर रिवर के अंदर डिस्पोज कर दी जाएंगे तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक गंगा एक्शन प्लान भी रखा है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया गंगा को क्लीन करने के लिए, और इसे ही गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। तो कब ये लॉन्च हुआ था, तो 1985 में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि गंगा एक्शन प्लान कब इनिशिएट हुआ था, तो 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। क्लियर, याद है, समझ में बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर देखा है, हाउएवर इंक्रीज इंडस्ट्रीज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव डैमेज द रिवर टू यूज एक्सटेंड। और इन्हीं इंडस्ट्रीज, इन्हीं पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो गंगा का पानी है वो धीरे धीरे स्पॉइल हो रहा है और पीने लायक नहीं रह गया है। Hence, the government of India has now started another initiative called the National Mission for Clean Ganga। तो इसके बाद में गवर्नमेंट ने अनदर मिशन स्टार्ट किया, अनदर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और ये कब लॉन्च हुआ, तो कब लॉन्च हुआ बेटा, 2016 में, 2016 में, ठीक है, 2016 में ये लॉन्च हुआ।
इसके बाद में नेक्स्ट बेटा कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके थ्रू वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। यहाँ पर एक कॉलम में आपको सोर्सेज दिए गए हैं वाटर पॉल्यूशन के, दूसरे कॉलम में आपको पॉल्यूटेंट्स दिए गए हैं, और तीसरे कॉलम में आपको यहाँ पर इनके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हैं वो दिए गए हैं। तो आपको अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है, आपको इसी तरीके से कॉलम वाइज लिखना है क्वेश्चन का जो आंसर है। यहाँ पर बेटा कुछ सोर्सेज दिए गए जैसे इंडस्ट्री के थ्रू कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, या फिर जितने भी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, टेक्सटाइल मिल्स है, शुगर मिल्स है, या फिर पेपर फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि केमिकल्स सिंथेसाइज करती हैं। तो इन सारी फैक्ट्रीज़ के थ्रू, इन सारी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, तो आर्सेनिक, लेड, क्लोराइड एंड हॉट वाटर। अब ये सब जो पॉल्यूटेंट्स है ये वाटर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, तो इन सब्सटेंस की भी अगर वाटर में मिक्सिंग होती है तो इसे भी हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इन सब्सटेंस के थ्रू क्या क्या हो सकता है बेटा, तो इनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो प्लांट्स या एनिमल के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट तो क्या है बेटा कि प्लांट्स या एनिमल के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है, और इस टॉक्सिसिटी के थ्रू एनिमल्स के जो ऑर्गन्स है बेटा वो फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ प्लांट के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद में अफेक्ट दिस सॉइल एंड हिंडर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। साथ ही साथ में प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको भी ये क्या करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, है ना। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, और साथ ही साथ सॉइल के अंदर एसिडिटी लेवल भी ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऐसे ही क्लोराइड भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है प्लांट के लिए, और साथ ही साथ में एनिमल्स के अंदर भी ये काफ़ी तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा बेटा हॉट वाटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हॉट वाटर के थ्रू। और अगर किसी एक्वेटिक या फिर वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी बेटा वेजिटेशन है, जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है, और साथ ही साथ में जो जितने भी एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है बेटा अफेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन इट। जितने भी अभी हम डिस्कस किया, जितने भी प्लांट्स या फिर जितने भी एनिमल्स एक वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उनको भी हार्म पहुंचता है, उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोर्स दिया गया है यहाँ पर पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड। जो ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए या फिर वीड्स की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, तो कौन कौन से यहाँ पर केमिकल्स हैं, जैसे कॉपर, आर्सेनिक, सल्फेट, लेड, क्लोराइड, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके, तो फर्स्ट तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं ये सारे। क्लियर। ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं ये ग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन है उसको इंक्रीज करते हैं, वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। और जितने भी एक वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करने का काम करते हैं, और डिक्रीज ऑक्सीजन की वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और या फिर जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। इसके बाद में अनट्रीटेड वेस्ट, अगर अनट्रीटेड वेस्ट या सीवेज को डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है वाटर के अंदर तो इससे भी वाटर पॉल्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे फूड का वेस्ट, जितना भी फूड के वेस्ट होते हैं, वेस्ट पार्ट, उनको अगर डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर के अंदर, या फिर डिटर्जेंट को डिस्पोज कर दिया जाता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो सकता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी सीवियर डिजीज़ हो सकती है जैसे जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड वायरल इन्फेक्शन। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्स के थ्रू अलग अलग पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, और इन पॉल्यूटेंट्स से कहीं ना कहीं हमारे जितने भी प्लांट्स हैं हमारे सराउंडिंग, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो फर्स्ट तो जितना भी सीवेज वेस्ट है उसको ट्रीटेड फॉर्म में डिस्पोज करना चाहिए। क्लियर। और साथ ही साथ में जितना भी वेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में रिलीज़ करना चाहिए।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा कि यूट्रोफिकेशन, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी गई है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा कई बार काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेंजेंट वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और ये स्टेंजेंट वाटर के अंदर जैसे ही ये ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज़ होते हैं, तो जब भी ये ऑर्गेनिक वाटर जितना भी बेटा वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो जब भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट डीकम्पोज होता है डीकम्पोज़र के थ्रू, तो डीकम्पोज़र ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने की वजह से जो एक्वेटिक बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस ऑक्सीजन की कमी के थ्रू जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। काफ़ी बार क्या होता है बेटा, ये तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर जब मिक्स हो जाता है स्टेंजेंट वाटर के अंदर, जितना भी बेटा रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर जब कोई ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाता है, तो जब भी वो ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होता है तो डीकम्पोज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं ये डीकम्पोज़र, और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा रीज़न क्या है? तो बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर्स जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, तो वाटर बॉडी के अंदर रिलीज़ होने से जितने भी एक्वेटिक एल्गीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और जैसे ही वो डेड होंगे तो डीकम्पोजर्स उन्हें डीकम्पोज करेंगे, और डीकम्पोज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके थ्रू भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एक वाटर बॉडी के अंदर। तो इससे जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, आपको समझ में आया होगा। तो पिक्चर में क्या हो रहा है कि जैसे ही वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं या फिर ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज़ किया जाता है, तो इससे एल्गीज की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जैसे ही ये एल्गीज डेड होते हैं तो डीकम्पोजर्स इन्हें डीकम्पोज करेंगे, और डीकम्पोज करते ही ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, और इसी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि एल्गीज जो हैं यहाँ पे डाई हो रहे हैं, डीकम्पोजर्स इन्हें डीकम्पोज कर रहे हैं, और यही एल्गल ब्लूम की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, वाटर टाइप्स ऑफ वाटर, कि कौन कौन से टाइप के वाटर होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो कि हमारे लिए सेफ़ है या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इसको फूड प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट है वाटर कैसे प्योरीफाई किया जाता है। तो अलग अलग काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में जिसके अंदर वाटर को ट्रीट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के थ्रू वाटर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हाउ वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कैसे सेफ बनाया जाता है, कैसे फिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो फिजिकल मेथड है ये, इसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, जितनी वाटर की इम्प्योरिटीज़ है, जितने भी उसके अंदर वेस्ट पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बॉयलिंग। तो बॉयलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बेटा जब वाटर को हीट अप किया जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो वाटर के अंदर प्रेजेंट जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी फंगस होते हैं बेटा, या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे स्पोर्स किल हो जाते हैं। तो कैसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ बनाया जाता है? तो फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है जहाँ पर जितना भी इम्प्यूरिटीज़ है वाटर के अंदर उसको सेपरेट कर दिया जाता है। बॉइलिंग में हीटअप किया जाता है वाटर को, साथ ही साथ में हीटअप करने से क्या होता है, जितना भी वेस्ट या फिर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में यहाँ पर लिखा है बेटा, क्लोरीन इज अ नेचुरल क्लीनिंग एजेंट फॉर वाटर विच मेक्स इट फिट फॉर द कंजप्शन। ऑफन क्लोराइड टेबलेट्स आर एडेड। तो जो वाटर होता है वाटर में क्लोरीन मिक्स किया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोरीनेशन।
तो बेटा ये जो क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन के थ्रू भी वाटर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको क्लीन किया जा सकता है। तो कुछ क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं जिनसे वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करा जा सकता है और वाटर को क्लीन किया जा सकता है। फिर इसके बाद में एक टॉपिक और दे रखा है बेटा, हाउ टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू द लॉज एंड डू नॉट डिस्पोज अनट्रीटेड सीवेज वाटर इनटू द रिवर्स। तो गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने चाहिए, कंपनीज़ को उन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ में जितना भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट रिलीज होता है उसको ट्रीटेड फॉर्म में ही डिस्पोज करना चाहिए। डायरेक्टली डिस्पोज करेंगे तो उनको चार्ज करना चाहिए, फाइन उन पे करना चाहिए। मोर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी एस्टेब्लिश नियर द इंडस्ट्रियल एरियाज। बहुत जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट रिलीज होता है और ये वाटर के साथ मिक्सिंग होती है इनकी, जिसके थ्रू वाटर पॉल्यूशन होता है, तो ऐसे कंपनीज़ के साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जहाँ पर वाटर का ट्रीटमेंट हो, वाटर प्योरीफाई किया जा सके या फिर उसको डिस्पोज करने लायक बनाया जा सके। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। वी शुड सेव वाटर एज मच एज वी कैन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक श्योर दैट देर इज़ नो लीकिंग टैप्स इन दी हाउसेज। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घरों में पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है टैप से, ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हमें कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए। इसके बाद में वी शुड रीयूज़ वाटर इफ़ वी कैन। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर दैट वी यूज़ फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, हम जो वाटर वॉशिंग के बाद में जो वाटर बचता है हमारा, वो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ अलग स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसके थ्रू वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। तो बेटा यहीं आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको लर्न करना है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, एंड आई होप आप स्कूल में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आसपास हाइजीन मेंटेन कीजिए और घर में रहिए। टेक केयर एंड गुड लक।